भारत में इतने बड़े पैमाने पर भक्त कहाँ से पैदा हो गए? एक आदमी भक्त बनता कैसे है? एक भक्त सोचता क्या है? इसमें भारत के प्रधानमंत्री का क्या योगदान है? इसमें भारत की मीडिया का क्या योगदान है? इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है? ये सब किस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है? इस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? प्रश्न हमारे दिमाग में काफी सालों से चल रहे थे। उत्तर ढूंढते ढूंढते हमने काफी सारी किताबें पढ़ डाली और काफी किताबें पढ़ने के बाद हमें एरिक फ्रॉम की फियर ऑफ फ्रीडम की किताब मिली, जिसमें उन्होंने एडोल्फ हिटलर के समर्थकों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और जानने की कोशिश की कि वह क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे, वह अपने देश को और खुद को कैसे देखते थे, देश में कैसी परिस्थिति थी जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर एडोल्फ हिटलर के समर्थक बने। उन्होंने देश की सत्ता पर कब्जा किया, काफी समझदारी से अपना प्रोपेगेंडा बेचकर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई। उस वक्त देश के क्या हालात थे और यह समर्थक कैसे व्यक्ति थे, वह दुनिया को कैसे देखते थे, यह सारी चीजों का विश्लेषण किया। और यह विश्लेषण भारतवर्ष पर कैसे लगाया जा सकता है, कैसे एक एक करके भारत में भी यही प्रयोग किया जा रहा है। कि इलेक्शंस के पहले कैसी थी, इसमें गरीब लोग क्या सोचते थे, इससे मध्यम वर्ग और अमीर लोग क्या सोचते थे, किन आशाओं के आधार पर भाजपा की सरकार चुन के आई, यह सब चीजें तो आप मोटा मोटी जानते होंगे। फिर हम एक भक्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चालू करेंगे। एक भक्त अपने आप को व्यक्तिगत स्तर पर कैसा देखता है, उसकी व्यक्तिगत खासियत क्या होती है, कि सामाजिक भूमिका क्या होती है, वह अपने आप को सामाजिक स्तर पर कैसा देखता है, इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, इसमें प्रधानमंत्री की छवि क्यों जरूरी है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो अपनी गरीबी की बात करते हैं वह क्यों जरूरी है, इसमें नफरत और बदले की क्या जगह है, इसमें अपनी ही गलतियाँ दूसरों पर लगाने की क्या जगह है, हिंदू खतरे में है यह कैंपेन क्यों चलाया गया है, इसमें मीडिया और आईटी सेल की क्या भूमिका है, इसमें मीडिया का ड्रामा क्यों जरूरी है। और यही सब कारणों से भाजपा का वोट प्रतिशत 2019 के इलेक्शंस में कैसे बढ़ा और यह चीज का समाधान क्या है। और करते हैं 2012 से, जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने का दर गिर रहा था। हर रोज हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार के घोटाले बाहर आ रहे थे। देश के लोगों में एक हताशा थी। भारत के गरीब लोग बढ़ती असमानता से परेशान थे। कृषि क्षेत्र में सरकार की अव्यवस्था से परेशान थे। भारत के मध्यम स्तर और अमीर लोग बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे थे। बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थे। और कांग्रेस पार्टी ने जो विकल्प देश के सामने पेश किया, उसके सामने भारत के आज के प्रधानमंत्री ने गुजरात मॉडल पेश किया, एक मजबूत नेतृत्व पेश किया। अपनी साफ छवि को कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ तुलना करके भ्रष्टाचारहीन देश पेश किया। हिंदुत्ववादी छवि तो उनकी 2002 से थी, इसे उन्होंने मजबूत किया और लोगों में आशा जगाई, जिसके कारण लोगों ने उन्हें वोट दिया और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद चालू होता है असली खेल। अब भाजपा की सरकार को देश भर में भक्त बनाने थे। एरिक फ्रॉम ने जब हिटलर के समर्थकों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया तो उनका विश्लेषण आज भारत पर 100% लगाया जा सकता है। इसके हिसाब से एक भक्त एक बड़े पैमाने पे आत्ममुग्ध मतलब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स ने बताया है कैसे दुनिया भर में फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण दिखावा बढ़ा है और नार्सिसिज्म बढ़ा है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने आप में और अपने संसार में और अपनी प्रशंसा में अत्यधिक रुचि रखता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसकी वास्तविकता सच्चाई से अलग होती है। ये ज्यादातर दुनिया से कटे हुए लोग हैं और अगर उसने अपनी जिंदगी में गौरव के योग्य कोई काम नहीं किए हैं तो वह अपना गर्व एक समूह में ढूंढता है। और यही समूह मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बनाया और चुनाव के बाद उसे विस्तारित किया। यह समूह हिंदुत्ववादी लोगों का था। यह समूह अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोगों का था। यह समूह जय श्री राम और वंदे मातरम करने वाले लोगों का था। और देश भर के भक्तों ने इस समूह को अपने गर्व का विषय बनाया। जो गर्व उनको अपने आप पे था, जो वास्तविकता से दूर था, वही गर्व और उससे कहीं ज्यादा उन्हें यह समूह से संबंधित होकर लगता है। वह इस समूह में खो जाते हैं। यह समूह जो देशभक्ति की बातें करता है, यह समूह जो क्रांति लाने की बातें करता है, यह समूह जो उनके धर्म से नाता रखता है, धर्म और देश की हित का समूह उन्हें गर्व देता है। वह समूह के गर्व और प्रेम में इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि जो भी वह समूह के खिलाफ बात करता है उसे वो देश विरोधी कह देते हैं और अपने समूह की गलतियां विरोधियों पर डालकर अपने आप को सही समझते हैं। अपनी सांप्रदायिकता उन्हें अपने विरोधियों में दिखती है और अपनी सारी गलतियां उन्हें अपने विरोधियों में दिखती है। देश में जितनी भी सही चीजें की जाती हैं उन्हें लगता है कि उनके नेता ने यह की है और देश की सारी गलत चीजों का इल्जाम वो अपने विरोधियों पर लगाते हैं। और जब देश पर और उनके धर्म पर वार किया जाता है और देश में जितनी भी गलत चीजें हो सकती है होती हैं, उन्हें लगता है कि उनका नेता इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो
जो उन्हें यह स्थिति से निकाल सकता है, जिसके पास देश की सारी समस्याओं का हल है। यह एरिक फ्रॉम ने हिटलर के समर्थकों के बारे में कहा था और यही चीज 100% मोदी सरकार के भक्तों में दिखती है। इन्हें सच्चाई, वास्तविकता, विश्लेषण, यह चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने समूह पर गर्व, अपने आप पर गर्व, अपने नेता पर गर्व है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, उनकी छवि की क्या भूमिका है, उनके भाषणों की क्या भूमिका है, उनके अपने गरीबी की कहानियों की क्या भूमिका है, भाजपा के IT सेल द्वारा चलाए गए कैंपेन जैसे हिंदू खतरे में है उसकी क्या भूमिका है। इसके बारे में एरिक फ्रॉम क्या कहते हैं। एरिक फ्रॉम के हिटलर के विश्लेषण के हिसाब से जो भारतवर्ष पर लगाया जा सकता है, जो भक्तों के भगवान पर लगाया जा सकता है, उसमें नेता की छवि, नेता के भाषणों की भाषा बेहद जरूरी है। अपने गरीबी के बारे में बात करना, जिससे अधिकांश लोग इससे संबंधित हो सकते हैं। अपने आप को एक मसीह बताना, अपनी छवि दिखाकर देश भर के भ्रष्टाचार को खत्म करना, देश में इंसाफ लाना और यही बातों के आड़े पीड़ित मुसलमानों को अपनी जगह दिखाना, लोगों के दिल के छुपे नफरतों को बाहर लाकर उसका नंगा प्रचार करना। यही चीज हिटलर ने की और यही चीज आज भारत में की जा रही है। इससे वास्तविकता कितनी ही दूर हो, इससे सच्चाई कितनी ही दूर हो, नेता अपनी ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जिसे गरीब लोग संबंधित कर पाए, वह गरीबों की भाषा बोले, वह अपने आप को देश का मसीहा बताएं, अपने भक्तों का समर्थन मजबूत करें और अपने भाषणों को भारत माता की जय और वंदे मातरम से शुरू करके इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो भी भक्त उधर आता है, उनके भाषणों को सुनता है, उनके समर्थन को देखता है, वह अचंभित हो जाता है, वह अपना गर्व उस समूह में ढूंढता है और उसकी भक्ति ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के भाषण इन्हीं भावनाओं से भरे होते हैं और एक भक्त जो अपनी जिंदगी में जिस गर्व की तलाश करता है, वह गर्व उसे उस समूह में मिलता है। उसे लगता है कि यही एक नेता है जो देश भर की समस्याओं का हल करेगा, जो देश भर के भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जो देश और धर्म का हित चाहता है, जो मुसलमानों को अपनी जगह दिखाएगा। और यह वातावरण बनाने में मीडिया और IT सेल का बहुत बड़ा हाथ है। भारत की मीडिया जो भारत के सरकार के सामने बिल्कुल लेट चुकी है, वो भारत की सरकार और भारत एक देश, इसमें फर्क नहीं जानती है। भारत की सरकार को ही देश बना दिया है। भारत की सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग देशद्रोही बता दिए जाते हैं और यही चीज एरिक फ्रॉम बताते हैं कि हिटलर ने की। भारत की मीडिया भारत के प्रधानमंत्री के भाषणों की नकल करती है, उनकी ही भाषा बोलने की कोशिश करती है, उनके चलाए गए नफरत का विस्तार करती है और अपने आप को उस समूह का एक हिस्सा बना लेती है जिसमें रहकर वह भी गर्व कर सके। और इसका उदाहरण एरिक फ्रॉम अपनी किताब में देते हैं। हिटलर जब म्यूनिक में रहते थे, जब वह नेता नहीं थे, उनके घर में एक छोटा कमरा था जिसमें रोज सुबह जाकर वह वहाँ के चूहों पर खाने के कुछ टुकड़े डालते थे और देखते थे कैसे चूहे उन कुछ खानों के टुकड़े के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते थे। और यही ड्रामा भारत की सरकार हमारे मीडिया चैनल्स पे करना चाहती है, जिससे लोग अपने मुद्दे भूल जाएं, जिससे भारत की सरकार का पक्ष का विस्तार किया जाए, जिसे विपक्ष को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और यही चीज व्हाट्सएप पर काफी बड़े पैमाने पर भाजपा की IT सेल करती है, ऐसी तस्वीरें बनाकर जिनका तथ्यों से कोई नाता नहीं, जहां तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। यह चीजें दो लक्ष्य के साथ की जाती हैं। पहला लक्ष्य भक्तों की भक्ति बढ़ाना, भक्तों को बात करने के लिए आधे सच बताना और सरकार की सारी गलतियां विपक्ष पर डालकर खुद गलतियों से मुक्त हो जाना। और यह लोग ये भी जानते हैं कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी व्यवस्था में एक अकेला आदमी या एक छोटा समूह अपने आप को अकेला और शक्तिहीन समझता है और वह चाहता है वह किसी समूह का हिस्सा बने और इस तरह लगातार इस समूह की सदस्यता बेची जाती है। और यही चीज भाजपा के साथ 2019 के इलेक्शंस में हुई, जब भाजपा का वोट प्रतिशत देश के गरीबों में सबसे ज्यादा बढ़ा, क्योंकि देश के गरीबों ने अपने आप को गांधी परिवार की तुलना में भारत के प्रधानमंत्री को उनकी भाषा बोलते हुए देखा। यही गरीब लोग जो अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं, उन्होंने भक्तों के समूह में अपनी सदस्यता बढ़ाई, ताकि वही गर्व जो वह अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जो वास्तविकता से वह देख नहीं पाते, वही गर्व उन्हें उस समूह की सदस्यता से मिलता है। उनकी सच्चाई कुछ भी हो, उनकी गरीबी कैसी भी हो, यह चीजें देखकर वो खुश हो जाते हैं। और भाजपा का वोट प्रतिशत गरीबों में 24% से बढ़कर 36% हो गया, क्योंकि 2019 के इलेक्शंस में भाजपा अपना काम नहीं बेच रही थी, वह गर्व बेच रही थी। और इसीलिए जब गर्व की बात आती है तो किसी भी भक्त के सामने आप बात करें, वास्तविकता की बात करें, सच्चाई की बात करें, तथ्यों की बात करें, विश्लेषण की बात करें, उसे यही लगता है कि आप उसके नेता पर आक्रमण कर रहे हैं, आप उसके गर्व पर आक्रमण कर रहे हैं। और इसीलिए आप कुछ भी बातें इनके साथ करें, इनकी सच्चाई, इनकी वास्तविकता कुछ और ही है और आपकी की गई बातें इन तक पहुंचेंगी नहीं। और यह सारी चीजें जो एरिक फ्रॉम ने हिटलर के बारे में कही थी, हिटलर के समर्थकों के बारे में कही थी, एक एक चीज नकल करके
भारत में की जा रही है। हिटलर के समय तो उसने सिर्फ देश के गौरव की बात की थी। भारत की सरकार ने देश और धर्म के गौरव को मिला दिया है। यह हिटलर से ज्यादा शक्तिशाली प्रोपेगेंडा है। भारत की मीडिया ने भारत की सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसी के कारण स्वतंत्र मीडिया देश में बढ़ा है। द वायर, द क्विंट, ललन टॉप, इसे स्वतंत्र मीडिया आउटलेट बढ़े हैं, पर भारत की मीडिया के प्रभाव के तुलना में यह बहुत छोटा है। और इसके लिए एरिक फ्रॉम एक समाधान भी बताते हैं। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि सिर्फ इंसानियत और आधुनिक सोच के बल पर इस प्रोपेगेंडा को हराया जा सकता है।